मीनू महोदय निवेदयामि कृपया अद्य पाणिनि कक्षायाम् आगच्छतु अधुना प्रार्थनां कुर्वन्तु। एवं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः, बहु शोभनं। सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। मनीष महोदयं निवेदयामि कृपया आगत्य अस्माकं कक्षा स्वीकरोतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। पूर्व कक्षा में हमने यह अध्ययन किया था कि आकारांत अंगों को 7 भागों में बांटा है, तो उन 7 भागों से कितने प्रकार के कार्य होते हैं। तो यह विषय बहुत ही आसान है, अत्यधिक आसान है, पर लेकिन कुछ कठिनाई हो जाती है। इस कठिनाई का निवारण तभी हो पाएगा जब आप लोग जब रूप प्रक्रिया पे चलेंगे। अभी तो आप क्या है, एक सामान्य एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये इकट्ठा होना चाहिए, हमारे पास ये इकट्ठा होना चाहिए। जब आप सारी चीजों को इकट्ठा करके जब आप धातु का निर्माण पूर्णतः निर्माण करने चलेंगे, तब आपको यह सब कार्य एकदम से परफेक्ट हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। देखिए, एक बार कोई भी विषय होता है, हम क्या होता है, हम पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता है, पर हमारे कान में वो घुसता है, इस कारण से वो किसी कोने में जाके फिट हो जाता है। जब हम उसको किताब पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं, तो वो विषय भी और वो दोनों विषय एक साथ फिर उठने लगते हैं और हमारे दिमाग में समझ में आने लगते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में एक बार जो पढ़ाया गया था उसका एक बार चिंतन कर लेते हैं कि क्या पढ़ाया गया था। देखिए, आपको तीताहांति प्रत्यय, ये प्रत्यय आपको सर्वप्रथम याद होने चाहिए, जिनको याद नहीं है, क्योंकि अभी 2-4 दिनों बाद आपके फिर जब हम रूप बनाने चलेंगे, तो वो रूप वही व्यक्ति अच्छे से बना सकता है तुरंत, जिसको ये ऐसे याद हो कि जैसे हम माताओं को पूछते हैं कि आज आपने घर, मतलब आज आप क्या क्या काम करेंगी, या फिर बच्चे का क्या क्या काम करना है, या फिर सब कुछ, तो उन्हें सब कुछ याद आता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको ये तैयार करना है, ये तैयार करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, ठीक है। ऐसे ही ऑफिस के लोग होते हैं, आप सभी लोग पुरुष लोग, तो सबके मन में एक रहता है कि हम लोग निश्चित होता है, हमसे कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत बताते हैं। तो हमसे जैसे तीताहांति प्रत्यय पूछे जाए तो हम लोग ऐसे बताएं जैसे हमको हमेशा से याद थे, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपके तीताहांति प्रत्यय हैं, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। इसमें पित्त, अपित्त, अजादीय पित्त, हलादीय पित्त का आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर लेकिन जब आप क्या कहते हैं, ये भवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिए दोबारा बात को कि आपको पित्त, ये लकार तो आपको याद ही होने हैं, ठीक है। किसके लिए याद करने हैं आपको? 2 प्रकार के बताए थे मैंने, अदंत और अनदंत। तो आपको दोनों याद करने हैं, अदंत भी याद करने हैं, अनदंत भी याद करने हैं। तो ये है, ये जो लकार का चार्ट मैंने बनाया है, ये है अनदंत लकारों का। किस लकारों का? अनदंत लकारों का। और आपको अदंत लकार भी याद करने हैं। अगर आपने अदंत लकार याद नहीं किए तो आप भवादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि इनके रूप नहीं बना पाएंगे। आगे चलते हैं। आकारांत अंग 7 प्रकार का होता है। पहला घू संज्ञा, अभ्यस्त अंग। घू संज्ञा भी हुई हो और अभ्यस्त भी हो। घू संज्ञा किसकी होती है? दाधा घदाप, दाप दैप को छोड़कर रुदाई, दाण, दो, दे, रुधाई, भेट की घू संज्ञा होती है। फिर दोबारा आगे चलते हैं। घू अभ्यस्त किसे कहते हैं? तो उभे अभ्यस्तम, जब किसी धातु को द्वित्व कर दिया जाता है तो उसकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। जब धातु हमारी घू भी हो और अभ्यस्त भी हो तो किस प्रकार बनेगी? तो दा धातु थी हमारी घू थी और धा धातु भी हमारी घू थी,
तो इसको जब द्वित्व हो गया तो ये क्या होगी, ददा बन गई और दधा बन गई। ठीक है, दा धातु को द्वित्व होने पे क्या बनता है हमेशा, ददा, और धा धातु को द्वित्व होने पर दधा। अब जब यह हो गया, इसके बाद हमारा सूत्र आया श्नाभ्यस्तयो रातः। श्नाभ्यस्तयो रातः का सूत्र का अर्थ है कि श्ना प्रत्यांत और अभ्यस्त अंग के आकार का लोप होता है अपित प्रत्यय के परे होने पर। तो देखिए, इसने 3 लोगों को पकड़ा है। इसने बोला है श्नाभ्यस्तयो रातः 3 लोगों को पकड़ता है, और ये हल्ले को अगला सूत्र जो था वो 2 लोगों को पकड़ता है। कैसे, श्नाभ्यस्त, श्ना प्रत्यांत हो गया एक, और इसने बोला है अभ्यस्त। अब कौन सा वाला अभ्यस्त इसने नहीं बोला है, तो दोनों को पकड़ेंगे, घु अभ्यस्त और अघु अभ्यस्त दोनों को पकड़ेंगे। तो कितने हो गए, श्ना प्रत्यांत, घु अभ्यस्त, अघु अभ्यस्त, 3 हो गई। ठीक है, तो ये तीनों के आकार का लोप करेगा। कब करेगा, अपित प्रत्यय परे होने पर। तो जितने भी पित प्रत्यय हैं 13 प्रत्यय, कितने प्रत्यय पित प्रत्यय, 13 प्रत्यय पित। उनके अलावा जितने भी अपित प्रत्यय हैं उनके बाद में होने पर श्ना प्रत्यय अंत आकारांत अंग, अभ्यस्त अंग आकारांत अंग, और घु अभ्यस्त आकारांत अंग और अघु अभ्यस्त आकारांत अंग, इन तीनों के आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ददा है, ददा प्लस तह, आ का लोप हो गया क्योंकि ये तह आपका अपित प्रत्यय है। दधा में भी ता का अपित प्रत्यय है, इसलिए आ का लोप हो गया, तो दध बचा। ठीक है, अब अति देखिए, अति भी आपका अपित प्रत्यय है, तो ददा के आ का लोप हो गया, तो दध अति ददति, और दधा के आ का लोप हो गया तो दध प्लस अति हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा क्या है मैंने यहाँ पर, कोई भी हलादि अपित प्रत्यय बाद में होने पर आ का लोप हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, घु अभ्यस्त में, क्योंकि अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको कौन सा पढ़ाया जा रहा है, घु अभ्यस्त। तो आदि आपकी धातु घु अभ्यस्त है, तो आपको क्या करना है, आजादी और आजादी अपित और हलादी अपित दोनों के परे होने पर आ का लोप कर देना है। ठीक है, फिर सूत्र आता है घसो रेद्धा अभ्यास लोपश्च। कह रहा है कि घु संज्ञा जिसकी हुई हो, ऐसे दा और धा धातु के अंत को ए आदेश होता है। तो दा में ददा है, तो ददा के आ का ए हो गया तो ददे हो गया। अब कह रहा है कि अभ्यास का लोप भी होता है। अब अभ्यास क्या था, दह, पूर्व वाला दह, तो उसका लोप भी हो गया, तो ददे में क्या बचा, दे बचा केवल मात्र। देखिए ददा प्लस ही था, और कब होगा, ही प्रत्यय के परे होने पर ही होगा। तो आपको ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो पहली शर्त आपको देखनी है कि किसके परे होने पर करता है, तो उसके परे होने पर ही आपको फोकस रखना है कि ही प्रत्यय के परे होने पर यह कार्य होता है इस धातु को। तो क्या हो जाएगा, ददा के आ का लोप हो गया, ददा के आ को ए हो गया, और दा को क्या हो गया, लोप, दा का लोप हो गया पूर्व वाले दा का। यह जो सूत्र है घसो रेद्धा अभ्यास लोपश्च, ये किस सूत्र का अपवाद सूत्र है, हाँ बिल्कुल सही, श्नाभ्यस्तयो रातः इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अघु अभ्यस्त, ये हल्ले सूत्र आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि श्ना प्रत्यांत और अघु अभ्यस्त। अब देखिए, इसने श्ना प्रत्यांत बोला तो एक, और इसने अभ्यस्त नहीं बोला, इसने बोला है अघु अभ्यस्त। ठीक है, इसने विशेषण लगा दिया अघु, तो हमें निश्चित हो गया कि अब हमारे पास केवल 2 हुआ। तो उनमें से 2 में से क्या कह रहा है कि उनके आकार को इकार होता है। अब कब होता है, हम वो पिछला वाला सूत्र तो क्या कर रहा था, आजादी और हलादी दोनों पे कर रहा था। ये कह रहा है कि मैं केवल हलादी में करूंगा, आजादी में नहीं करूंगा। तो हलादी अपित प्रत्यय के बराबर पर इनके आग को ई हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इस कक्षा को ज्यादा महत्व देकर, आप लोग इसको दिक्कत हो तो इसको मैं तैयारी करवा दूंगा। जब आपके रूप सिद्ध होंगे ना, तब आपको इसकी पूर्णतः तैयारी करवाऊंगा मैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी करवाने का काम मेरा है। ठीक है, अब चलते हैं आज की कक्षा के विषय पे। अब देखिए, 5 धातु आपकी हो गई थी, 5 प्रकार का अंग पूर्व कक्षा में हुआ था कि नहीं हुआ था, हमने पढ़ा था जहातेश्च, हाँ, दरिद्रा जहातेश्च, जहा धातु का हमने पूर्ण कर लिया था, संपन्न कर लिया था। अब चलते हैं, अगली क्या धातु है हमारी, अंग क्या है हमारा, छठा अंग क्या बनाया था महोदय, ज्या धातु, ज्या धातु। कौन सा धातु, ज्या, ज्या।
ज धातु। तो अब देखिए ज धातु के लिए विशेष है, ठीक है। अब क्या विशेष है, तो सूत्र आया, एक बार मैं उच्चारण करता हूं इसका, जिन लोगों को नहीं बोला गया वो लोग इसको थोड़ा मैं एक बार तोड़ देता हूं, आप लोग भी आराम से याद करिएगा, मतलब बोलिएगा अपने मन में, ताकि आप लोग भी बोल सकें। देखिए ग्रही, ज्या, वई, व्यधि, वष्टि, विचति, वृश्चति, पृच्छति, भृज्जति नाम ङिति च। ग्रही, ज्या, वई, व्यधि, वष्टि, विचति, वृश्चति, पृच्छति, भृज्जति नाम ङिति च। ठीक है, यह सूत्र है। इस सूत्र में देखिए क्या कह रहा है ये, कि ग्रही मतलब ग्रह, ठीक है, ज्या, वई से वय को पकड़ना है, व्यधि से व्यध को पकड़ना है, ये जो वष्टि है ना इससे वश को पकड़ना है, विचति से व्यच को, वृश्चति से वृश्च को, पृच्छति से पृच्छ को, और भृज्जति से भ्रज को। ठीक है, तो केवल मूल धातु को पकड़ना है आपको। आप इस प्रकार कर सकते हैं, आपको ये सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, और इन धातुओं को भी याद कर लीजिए। कितनी धातुएं हैं हमारी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। ये 9 धातुएं हैं। आपको याद कैसे करना है, ग्रह, ज्या, वय, व्यध, वश, व्यच, वृश्च, पृच्छ, भ्रज। अगर ये 9 धातु आपको याद नहीं होंगी ना, तो ये समझ जाइए इन 9 धातु के आप रूप बनाने भूल जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये 9 धातु याद नहीं है तो इनके रूप भूल जाइए। ठीक है, अब इन 9 धातुओं को तो पता लग गया कि इन 9 धातुओं का नाम बोला हमने कि ग्रह, ज्या, वय, व्यध, वश, व्यच, भ्रश्च, पृच्छ, भ्रज। इन धातुओं को संप्रसारण होता है। इन धातुओं को क्या होता है महोदय, संप्रसारण। अब देखिए हम इतना तो सब कुछ समझ गए कि ग्रह, ज्या ये सब धातु है 9, और इन धातुओं को संप्रसारण होता है। अब ये क्या है, संप्रसारण होता क्या है, आपको पता है, किसी को नहीं पता? तो जब तक किसी पद का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस पद को नहीं समझ पाएंगे। संप्रसारण किसे कहते हैं, इसको अभी बता देंगे। अभी कह रहा है कित गित प्रत्यय के परे होने पर। क्या होगा, कित गित प्रत्यय के परे होने पर। अब देखिए ङित बोल दिया है, ङित बोला है, तो ङित की तरह और कौन होता है, अपित प्रत्यय होते हैं, ङित की तरह होते हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि कित गित बोला है, तो ङित बोलने से अपित प्रत्यय के परे होने पर भी यह सूत्र क्या करेगा, संप्रसारण करेगा। अब संप्रसारण होता क्या है इसको समझते हैं। सूत्र आया आपका इज्ञणः संप्रसारणम। ठीक है, सूत्र क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको बोलना है इज्ञणः संप्रसारणम। तो देखिए यह इक में प्रथमा विभक्ति है, मैं आपको थोड़ा वैसे समझाता हूं। इक में प्रथमा विभक्ति है और यणः में षष्ठी विभक्ति है, और संप्रसारण हमारा प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति किसमें है, यणः में। तो क्या अर्थ बनेगा निकुंज महोदय, मैंने क्या बताया था, जिसमें स्थान पर, हाँ, यण के स्थान पर, जिसमें षष्ठी विभक्ति हो उसका अर्थ होता है इसके स्थान पर। तो यण में षष्ठी है तो यण के स्थान पर। अब स्थान पर जो बैठेगा, एक मतलब जिस यण के स्थान पर जो भी बैठेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति किसमें है, इक में। तो कह रहा है कि यण के स्थान पर इक होता है, उसको यण के स्थान पर यदि आपको कहा जाए कि यण एक संप्रसारण करिए, तो आपको क्या करना है, या व राला के स्थान पर ई उ रिल री आदेश करना ही संप्रसारण कहलाता है। तो जैसे देखिए मैंने कहा कि ये या है, ठीक है महोदय। अब मैंने मीनू गुलाटी जी से बोला कि आप या को संप्रसारण कर दीजिए, तो आपको क्या समझ में आया कि इस या को क्या करना है, हमें ई बनाना है। अर्थात या को ई, वा को उ, रा को री
और ला को री बनाना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि या को संप्रसारण करिए, तो आप क्या करेंगे, या को ई बना देंगे। कौन सा ई? ह्रस्व ई। कुछ लोग कहते हैं कि ह्रस्व ई ही क्यों बनाया, तो कह रहे हैं कि इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि इक में क्या बनाना है, ह्रस्व करना है, दीर्घ करना है, प्लुत करना है। जब स्पष्ट नहीं होगा तो प्रथम जो मेन है वही होगा, और मेन क्या है? ह्रस्व, ठीक है। मतलब मेन क्या है? प्रथम क्या है? ह्रस्व ही है। सबसे पहले ई उ रिल री इप्पी, ये जो प्रत्याहार है हमारे, जो 14 सूत्र है, इनमें भी ई उ रिल री पढ़ा गया है, और ई उ रिल री के पढ़े जाने के बाद में उनसे हमने उनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत का भी ज्ञान कर लिया। तो मेन क्या पढ़ा गया? ई पढ़ा गया, ह्रस्व ई। सूत्रों में भी ह्रस्व ई पढ़ा गया है। इसका मतलब कि जब आपको कहीं ये ना कहा जाए कि ह्रस्व करना है, दीर्घ करना है, प्लुत करना है, तो आपको वहां पर ह्रस्व करना पड़ेगा। ये सामान्य एक वैसा विचार है जैसे हम लौकिक में भी करते हैं कि यदि घर में, जैसे अगर आपको कोई पूछे कि ये शादी का कार्ड किसको देना है, तो कहते हैं घर के मुखिया को देना है, ठीक है। क्योंकि जब तक किसी को आदेश ना करा जाए, तो समझ लीजिए अगर किसी ने नहीं कहा कि मतलब भैया किसको देना है, तो आपको घर जाके चुपचाप जाके घर के मुखिया को देना, क्योंकि मेन जो है वो है। अगर स्पष्ट कर देते हैं कि आपको उसको देना है तो उसको ही देना है, और यदि कभी स्पष्ट नहीं होता है तो आपको वो देना है, जैसे प्रकार मैं बताया था, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि या के स्थान पर यदि संप्रसारण करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? ई, ह्रस्व ई। वा के स्थान पर वो तो ये इको एंट्री के उल्टा हाँ, ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया ये इको एनर्जी का। है उल्टा। हाँ, पर लेकिन इको एनर्जी के देखिए शर्त थी क्या, कि इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर, ठीक है ना। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं इको एनर्जी की तरह ही है, पर उसकी शर्त अलग है, और ये इसका अलग है। ये कह रहे हैं मतलब जैसे कि इसकी कोई शर्त नहीं है। अगर कोई सूत्र आगे कहता है कि संप्रसारण हो जाए, तो आपको क्या करना है, या व रा के स्थान पर ई उ रिल री उल्टा कर देना है, बस जैसे आपने इको एनर्जी में पढ़ा, ठीक है। आप इको एनर्जी में ई उ रिल री के स्थान पर या व रा करते हैं, अब आपको क्या कर देना है, संप्रसारण में या व रा के स्थान पर दोबारा ई उ रिल री कर देना है, ठीक है। अब आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, संप्रसारण किसे कहते हैं? ये मेन है काफी संप्रसारण करना। अब देखिए, पहली धातु क्या है आपकी? ग्रह, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसको समझाता हूं। तो ग्रह धातु है आपकी, इसको हम आनुपूर्वी क्रम से रखते हैं, तो क्या होगा, कोई बता सकता है आनुपूर्वी क्रम? ग प्लस अ प्लस र प्लस नहीं महोदय, ग प्लस अ प्लस नहीं, ग प्लस रा प्लस अच्छा, र अ प्लस अ प्लस र, ठीक है। ये इसका आनुपूर्वी क्रम है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, सूत्र ने कहा कि ग्रह धातु को संप्रसारण हो जाए, तो ग्रह धातु में संप्रसारण किसको होगा? रा को होगा। अब रा को क्या होगा? री होगा। र को री हो, रा को क्या होगा? री होगा। अब रा को री हो गया, समझ में आया? इतना आपको आया? ये जो आपने कार्य, ये जो आपने रा के स्थान पर री किया, इसको ही संप्रसारण कहते हैं। सूत्र लिखा है इज्ञाना संप्रसारणम, या वाराला के स्थान पर ई उ रिल री आदेश करना ही संप्रसारण कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब आपके दो स्वर मिल गए, नहीं मिल गए? आपके एक साथ दो स्वर हैं। अब इको एनर्जी की शर्त घटेगी नहीं घटेगी? बताइए, इको एनर्जी की शर्त घटेगी कि नहीं घटेगी महोदय? कोई अच परे होने पर नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि अच परे नहीं है। कहाँ नहीं है महोदय? री के री और अ के बाद, री के बाद में अच है कि नहीं है? री के बाद तो है। हाँ, तो री क्या सूत्र क्या बोलता है कि ई उ रिल री से अच परे होने पर, तो ई उ री, री से अच परे है कि नहीं है? आ है। तो री के स्थान पर, री के स्थान पे दोबारा यण होने लगेगा, और यण क्या होगा? तो री के स्थान पे दोबारा रा होने लगेगा। तो अब क्या भैया फालतू की बात कर रहे हो आप? गर्भिय अब नहीं, अभी पूरा सुनिए। देखिए,
अब क्या हो गया कि री के स्थान पे दोबारा रा होने लगता है। अभी आपने री के स्थान पे रा के स्थान पे री किया, अब दोबारा री के स्थान पे रा करने चल रहे हो। तो ऐसा होने लगता तो पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया एक नया। क्या सूत्र नया बना दिया? संप्रसारण अच्छा। इसको अच्छे समझिएगा कि संप्रसारण से अच परे होने पर, संप्रसारण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश होता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ लोगों को, क्योंकि मैंने जैसे प्रकार आपको कहा था अदेंग गुण इत्यादि सूत्रों में बताया था, या सॉरी उसमें इंगा पदांतरति में। तो पहले इसकी शर्त कितनी समझ लेते हैं, इतना समझ लेते हैं संप्रसारण से। ठीक है, संप्रसारण से, इसमें संप्रसारण कहाँ है? संप्रसारण क्या है महोदय? री। ठीक है, री संप्रसारण है। संप्रसारण से अच परे होने पर, अच परे है अब बोल रहा है कि पूर्व और पर। पूर्व और पर क्या है? पूर्व वाला री और पर वाला क्या है? समझ में आया? पूर्व और पर के स्थान पर, मतलब दोनों के स्थान पर क्या होता है? पूर्व रूप। मतलब कि पूर्व वाला जो वर्ण है दोनों के स्थान पर वह हो जाएगा। अब दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? री। और आ के स्थान पे, दोनों के स्थान पे पूर्व वाला क्या है? री। तो वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? री। अब जोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो गया? गृह। गृह। ठीक है, गृह बन गया। आपको समझ में आया? हाँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप इतना ध्यान रखिए, आपको पहले कोई एक सूत्र आएगा, ठीक है, वो कहेगा इस धातु को संप्रसारण करना है, या इस किसी भी चीज को, जो जिस चीज को बोलेगा कि इसको संप्रसारण करना है, ठीक है, तो आपको पता है कि संप्रसारण किसे कहते हैं? इक्के या वरला के स्थान पर ई उरिल्री करना। तो जिसको बोल रहा है कि इसमें संप्रसारण करना है, उसमें यदि या है, वा है, रा है और ला है, तो उसमें को क्या कर देना है? ई उरिल्री कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको कोई भी स्वर मिले तो क्या करना है? संप्रसारण अच्छा। कि संप्रसारण क्या था? आपने जिसको किया, जिसके अंदर चेंजेस किया, उसके बाद में यदि कोई भी स्वर मिले तो आपको उन दोनों के स्थान पर पूर्व वाला, अब दोनों के स्थान पर पूर्व वाला बिठाएंगे तो क्या बैठेगा? संप्रसारण ही तो बैठेगा। जैसे कि हमने यहां पर देखा, यहां पर री प्लस आ था, ठीक है, अब हमने दोनों, री हमारा संप्रसारण है और संप्रसारण से अच परे है, तो दोनों के स्थान पे हमने जब बिठाएंगे तो संप्रसारण ही बैठेगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या किशोर महोदय आप बता सकते हैं? एक प्रार्थना है कि अगर आप ऊपर का ऐसे रखेंगे फिर नीचे लिखेंगे तो क्रम से सबको आप जब सर्कुलेट करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। जी मतलब बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने वो आप फिर से लगा के उसके नीचे निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। वो महोदय जैसे मैंने मतलब अभी पूर्व कक्षा की मैंने आपको वो भेजा ना, तो अच्छा। उसमें मैंने वो सारे चेंजेस कर दिए थे, इसलिए। ठीक है महोदय, अब देखिए दूसरी धातु क्या आई महोदय? या। क्या आप में से कोई है जिसको लगता है कि वो ज्या धातु को संप्रसारण करके दिखा सकता है? कोई भी हो तो रेज हैंड करिए। मुझे पता है, लेकिन कोई और को करने के लिए बोलते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने सीखा है। तो और कोई बोलेगा? अर्चना जी, ठीक है, आप बोलती रहिएगा और मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, जैसे धातु हमारी क्या? जा। ठीक है, जा। जा अनुपूर्वी पहले करेंगे जा। हाँ, तो अनुपूर्वी कर लेते हैं पहले। अनुपूर्वी क्रम से करने में पहले सबसे पहले क्या आएगा? जा, जा, या, आ। बिल्कुल। यो का संप्रसारण हो जाएगा ई। या को संप्रसारण क्या हो जाएगा? ई। ह्रस्व की दीर्घ? ये हरस्व। हाँ बिल्कुल, हरस्व जी। आगे उसके बाद संप्रसारणाश्च से दोनों के स्थान पे पूर्व रूप आदेश हो जाएगा ई। तो दोनों के स्थान पे क्या? संप्रसारण। आप ऐसे नहीं घटाइएगा, सूत्र का अर्थ घटाइए। कैसे घटाएंगे? कि संप्रसारण से बोला है तो संप्रसारण क्या है हमारा? ई। ठीक है, संप्रसारण से अच परे होने पर अच क्या मिल रहा है हमारा? आ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब मिल गया।
अब क्या करना है, दोनों हाँ, के महोदय। स्थान पर पूर्व रूप करना है। तो दोनों की शर्त मिल गई। ई अब और दोनों आगम का स्थान पूर्व रूप में ई हो जाएगा, पूर्व रूप में ई हो पूर्व जाएगा। में सब ई हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पे ई हो गया। अब क्या बन गया आपका हमारा? जी, हरस्य जी। जी बन गया। बना कि नहीं बना? हाँ, हाँ महोदय। अब देखिए कि आपका जी बन गया हमारा। अब आपको आ गया होगा, तो हम अब अभी आगे अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ज्या धातु के लिए है केवल। ठीक है, किसके लिए है? ज्या धातु के लिए है। अब आगे चलते हैं। इतना सीखने के बाद सूत्र आया हलह। ठीक है, सूत्र क्या आया? हलह। यह सूत्र कहता है कि अंग का अवयव, यह बताइए अवयव किसे कहते हैं? मैं बता चुका हूं कक्षा में। हिस्सा, पार्ट। बिल्कुल सही। किसको कहते हैं? पार्ट को कहते हैं अवयव। ठीक है, अब इसने कहा, सूत्र ने कहा हमारा कि अंग का अवयव, अंग क्या है? हमारी धातु है कि नहीं? अंग क्या है? हमारी धातु है। अभी इस समय हमारी अंग क्या है? धातु। अंग का ही अवयव जो हल, ऐसा हल हो, वो अंग का ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अंग का ही। अंग का। तो उससे परे जो संप्रसारण, उसे दीर्घ होता है, और उस हल के बाद में यदि संप्रसारण हो तो उसको दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए, ये जो जी है, ये जी हमारे धातु है। ठीक है, और इससे बाद में हम प्रत्यय लाएंगे, तो इसके लिए, प्रत्यय के लिए क्या है? ये अंग है कि नहीं है? है। तो इस अंग का अवयव हल, इस अंग का अवयव मतलब पार्ट। तो पार्ट हल मतलब जा है कि नहीं है? जा हल में आता है। उस हल से संप्रसारण बाद में होने पर ई मिला कि नहीं मिला? तो उसको दीर्घ होता है। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि यदि संप्रसारण, मोटा मोटी कहा जाए तो जो संप्रसारण है, आपने जो संप्रसारण है उससे पूर्व में यदि हल है, उससे पूर्व में यदि हल है, तो उस संप्रसारण को दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ हो जाएगा इसको जी। क्या हो गया? जो हमारा जी छोटा था, ई छोटा था, उसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया? जी बन गया हमारा। ठीक है, आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि मैंने अभी ये इन धातुओं को संप्रसारण करने के लिए बताया कि कैसे संप्रसारण करते हैं। तो आप अभी फोकस केवल ज्या धातु के संप्रसारण पे ही फोकस करिएगा। आप अगर, क्या पता कि आप लोग घर पे बैठ के ये बनाने लग जाए और को संप्रसारण करने लग जाए, और आपको कोई दिक्कत आने लगे, तो आप कहें कि इसमें तो ये बन रहा है, इसमें ये बन रहा है। इसको मैं 2 दिन दूसरी कक्षा में बताऊंगा। ये जो सूत्र है, ये मत सोचिएगा कि ये इसमें ही अभी एक ही बार आया है, नहीं। अभी 2 दिन बाद आपके ये सूत्र दोबारा आएगा। तो इस सूत्र का दोबारा अर्थ, इस सूत्र को याद करिए, इस सूत्र का धातु जितनी बोलनी है इनको याद करिए, और सूत्र का अर्थ याद करिए। ठीक है, अब जी धातु दीर्घ हो गई महोदय। किस सूत्र के द्वारा दीर्घ हुई है? हलह से। हलह। ठीक है, सूत्र क्या है? हलह। अब आया, आप लोगों को पढ़ाया गया है ये पढ़ाया है महोदय सूत्र ये वाला मैंने, किसी को याद हो? पढ़ाया है। क्या आप इस सूत्र का कोई अर्थ बता सकता है? पूर्वादि धातु का ह्रस्व हो जाता है। चित प्रत्यय परे होने पर। कौन से प्रत्यय पर होने पर महोदय? चित प्रत्यय परे होने पर। चित प्रत्यय पर होने पर, बिल्कुल सही। अब देखिए, एक महोदय, किसी के पास वो है, मेरे को भेजी है ना आप लोगों ने, क्या कहते हैं ये पंचपांग कार्य की पीडीएफ? अंग कार्य की भेजी है ना सर आपके? उसमें शेयर हुई है, कल शेयर हुई है। ये रहा, उपांग मिल गया।
पानी स्वाध्यायशाला में। हाँ जी, उपांग मिल गया मेरे को। हाँ देखिए, अब इसमें सूत्र आया था पंच उपांग के अंदर आया था, और किसके अंतर्गत आया था कोई बता सकता है? जो पौधी नाम ह्रस्व, जो आपको 5 उपांग बताए थे, विकर्ण वाले, विकर्ण, प्रत्यादेश, धात्वादेश। धात्वादेश में, बिल्कुल सही। किसमें आया था महोदय? धात्वादेश में। धात्वादेश में, ठीक है। अब ये रहा सूत्र आपका, क्या है? प्वादि नाम ह्रस्व, प्वादि धातुओं को क्या होता है? ह्रस्व होता है। ठीक है। अब प्वादि धातुओं में ये ज्या धातु आपकी आती है कि नहीं आती है? अब इस धातु को ह्रस्व होता है। ठीक है, इस धातु को ह्रस्व होता है। अब देखिए आपकी ये जो धातु है, ये जो धातु आपकी जी थी, क्या थी? जी धातु है। यहां कर ले, यहां कर ले। ये जी धातु आपकी दीर्घ है। अब इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। इसको क्यों हो जाएगा? तो प्वादि नाम ह्रस्व से क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। कब? अब क्यों होगा? तो अब देखिए, पहले जी धातु है, अभी जी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अब जी धातु हो गई, जी की धातु है आपकी क्रियादि गण की। किस गण की है? क्रियादि गण की। तो इससे विकरण होगा महोदय क्या? बिल्कुल सही। आप यदि अगर बोलते रहेंगे ना तो आपको कंठस्थ हो जाएगा कि कौन सा विकरण होगा, कौन सा नहीं होगा। ये चीजें अभ्यास से कंठस्थ होती हैं, याद करने के बाद भी आप भूल जाएंगे, पर अभ्यास करेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगी। तो अविष्णा होगा। अविष्णा में क्या बचेगा? आ, ना बचेगा। ना बचेगा। ठीक है। ना शाकित संज्ञा हो जाएगी लशक पत जैसे, और ना आपका बचेगा ना। अब देखिए, जो ना है आपका शित प्रत्यय है कि नहीं है? शित प्रत्यय है। शाकित संज्ञा हुई है। आम शित प्रत्यय है। और ये कहता है कि प्वादि धातुओं को रस होता है शित परे, शित परे होने पर। तो अब इस ये जो धातु है आपकी, प्वादि धातु कौन सी है? जी। क्या थी पहले? जा थी। इसको जी हो गया ह्रस्व ई, फिर हलाह सूत्र से दीर्घ हो गया। अब ये प्वादि धातु, इसको शित परे होने पर, ये जो ना है आपका, ये शित विकरण है, इसको क्या हो जाएगा? आपको ह्रस्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे शित विकरण, शित प्रत्यय है। तो जी को ह्रस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिना। ठीक है। तो आपका जिना बन गया, और यही आपका मूल है। ठीक है। अब आप कितना 1 2 का 4 4 2 का 1 करवा जी क्या कहां से कहां चले गए समझ में नहीं आ रहा। अब इसको, अब आपने ये समझ लिया। अब इसको बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में समझते हैं। शॉर्टकट फॉर्म में क्या है? शॉर्टकट कुछ नहीं है, सूत्र समझ चुके हैं तो बस एकदम से सूत्र, जहां धातु आई हमारी ज्या, उसको ग्रहित ज्या इस सूत्र के द्वारा संप्रसारण करने के लिए कहा गया। ज्या में संप्रसारण क्या होता है? तो इस सूत्र संप्रसारण किसे कहते हैं? तो सूत्र आया इक्यणः संप्रसारणम, केवल वो बताने के लिए आया सूत्र कि संप्रसारण किसे कहते हैं। तो उसने बता दिया कि या वार अलग स्थान पे यू करना संप्रसारण कहलाता है। तो ज्या में जो या था उसके स्थान पे संप्रसारण हो गया, तो जा ई आ बन गया। फिर सूत्र आया आपका संप्रसारण अच्छा, कि यदि संप्रसारण के बाद में कोई भी अच हो तो उन दोनों के स्थान पे पूर्व वाला हो जाए। तो ये हम इसको एक ये भाषा में भी कह सकते हैं, जो पूर्व रूप कहते हैं ना, तो ये कह सकते हैं कि अगले वाले, यदि संप्रसारण के बाद में यदि कोई भी स्वर हो तो वो संप्रसारण उस स्वर को अपने अंदर समेट लेगा। ठीक है, अंदर समेट लेगा तो केवल संप्रसारण ही बचेगा। यदि लोप हो जाएगा बोल सकते हैं। हाँ, लोप हो जाएगा, ये भी लोप हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। पर लेकिन लोप ना कह करके अगर हम यही कहें कि दोनों के स्थान पे पूर्व वाला हो गया, दोनों के स्थान पे पूर्व वाला, तो ये बेहतर होगा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे पूर्व वाला हो गया, तो एक, तो जब पूर्व वाला हो, 2 के स्थान पे 1 होगा तो 1 तो गायब हो गई, एक का लोप तो होना ही है स्वतः। अब क्या बन गया? जा जी, जा ई बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद में सूत्र आया आपका हलह, कि यदि संप्रसारण जो है आपका जो संप्रसारण है वो यदि किसी हल के बाद में है तो उसको क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। क्या हो जाए? उसको दीर्घ हो जाए। तो दीर्घ हो गया,
तो क्या बन गया आपका दीर्घ जी बन गया। अब उससे हमने दीर्घ जी बन जाने के बाद में हमने स्ना विकरण लगाया, क्योंकि ये धातु हमारी क्रिया विकरण की है, और स्ना विकरण लगाने के बाद में हमने क्या करा, जी को ह्रस्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न ये भी कर सकते हैं आप लोग कि स्ना विकरण क्या जब दीर्घ हो जाएगा तभी उसके बाद करना है? कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कब करना है? इसमें मेरी गलती हो गई, और एक चीज और हो गई गलती, मैंने संप्रसारण करने को तो बताया आपको, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आप सभी को। ठीक है, तो ये जो आपका पहले धातु आई आपकी ज्या, हल्की सी गलती हुई है, आप लोग समझ जाएंगे। ज्या धातु आई, ठीक है, और उससे हम लाए स्ना विकरण। ठीक है, स्ना में बच्चे इत संज्ञा होने पर ना बचा। अब ज्या धातु से ना पड़े हैं, तो अब ये सूत्र जो है इसकी शर्त क्या थी कि कित गित प्रत्यय परे होने पर, कित गित प्रत्यय परे होने पर। अब ये देखिए जो आपका कहा गया, ये जो है ना है, ये आपका कित है कि इंगित है? शित है ना नित है? कित है सर, कित गित दोनों ही है। नहीं है, कित तो नित नहीं है, शित है। ठीक है, अच्छा, पित है कि अपित है? अपित है, ये गित बत हो गया है, अपित प्रत्यय। अपित होने के, अपित होगा। हाँ, तो अपित है, तो इस कारण से क्या हो गया, नितवत हो गया। गितवत तो हो गया। अब सूत्र घट गया, किंग ऋचा की शर्त घट गई इस सूत्र की हाँ, कि कित गित प्रत्यय परे होने पर। तो अब आपको गित मिल गया बाद में, क्योंकि ना है आपका अपित है, और अपित होने से नितवत हो गया। अब अब इतना ही बताना था। ठीक है, अब ज्या को आप ज्या को संप्रसारण कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर उसको दीर्घ हलाहा सूत्र के वो फिर संप्रसारण करना, संप्रसारण अच्छे से पूर्ण रूप करने के बाद फिर हलाहा सूत्र से दीर्घ करने के बाद फिर पादी नाम ह्रस्वा से ह्रस्व करने के बाद क्या बन गया आपका, जिना बन जाएगा। समझ में आया आपको? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। खाली मनीष जी, जी ये ज्या धातु भी क्रियादि गण की है, तो उसको अलग इसलिए रखा गया है कि वो संप्रसारण होता है इसके लिए ना। जी, हाँ, ज्या ठीक। धातु में संप्रसारण होता है इसलिए। हाँ, क्योंकि क्रियादि गण की 61 धातु है और इसको अलग इसलिए रखा है कि उसमें संप्रसारण है, जी बिल्कुल, उसका अलग प्रक्रिया है। ठीक हाँ है, जी। धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। हो गया इतना, आज का इतना समझ में आया। अब ज्या धातु को हमने सिद्ध कर लिया। अब सातवां था हमारा, क्या था? सातवां हमारा था ऐसी आकारांत धातु जिनको द्वित्व नहीं होता है। ऐसी आकारांत धातु जिनको द्वित्व नहीं होता है। तो देखिए माता जी की पुस्तक में लिखा है, हाँ चलते हैं नीचे। 239, हाँ जी 39 पे। 239। हाँ, तो ये देखिएगा लिखा है कि ये जो आपका जुस वाला है ना, इस जुस वाले को छोड़ दीजिएगा, मैं इसको एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये 8वां दिखा रखा है, पर आप इसको 7वां समझिए। ठीक है, कि शेष आकारांत धातु इन्हें कुछ नहीं होता है, इन्हें स्पेशल कुछ नहीं होता है। तो मतलब कि ये आपको क्या समझ में आया कि आपकी जो भी धातु इनसे इन सब को छोड़कर आपकी जो भी आकारांत धातु बची, इन सब को छोड़ करके आपकी जो भी आकारांत धातु बची उसको कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो अब ये देखिए उदाहरण के तौर पे यही दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो वा धातु है आपकी, अब ये वा धातु संप्रसारण है क्या? सबसे पहला आपका क्या था, घु अभ्यस्त। सबसे पहले क्या था, घु अभ्यस्त। तो ना तो ये घु है और ना ये अभ्यस्त है। ठीक है, पहली शर्त नहीं घटी। ये ना तो ये और ये अघु है पर अभ्यस्त नहीं है, तो दूसरी शर्त भी हट गई। तीसरी शर्त थी स्नाविकरण बाद में होना चाहिए, तो स्नाविकरण इसमें भी नहीं लगा है। चौथी शर्त थी दरिद्रा हो, पांचवी थी जहा हो, और छठी थी ज्या हो। तो इनमें से कोई भी शर्त नहीं घटी। इन 6 को छोड़ करके जो भी आपकी धातु बची उसको कुछ स्पेशल कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको एक सूत्र दोबारा, आपका देखिए स्पेशल आ रहा, दोबारा वाला सूत्र आ रहा है, किंग इच्छा। समझ में आ रहा है आपको? किंग इच्छा सूत्र दोबारा आया, मतलब कितना स्पेशल सूत्र अब दोबारा आएगा। अब इस सूत्र को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब ये देखिए, आपको ये याद है आप सभी को
और अब ये देखिए, जितनी भी इकारांत धातुएं हैं, ठीक है, इकारांत धातु होगी तो मैंने कुछ पढ़ाया था कि उनको पित्त और अपित्त प्रत्यय पर होने पर दोनों जगह गुण प्राप्त होता है, पर किंगिति च सूत्र के द्वारा कित गित प्रत्ययों के परे होने पर वो निषेध गुण क्या हो जाता है, आपका निषेध हो जाता है। अब मैं निकुंज महोदय से पूछता हूं कि निकुंज महोदय, कित गित सूत्र के द्वारा जो निषेध हुआ तो कितने प्रत्ययों में वो निषेध रहेगा? कित और गित प्रत्यय में ही तो निषेध रहेगा। क्या अपित इन प्रत्ययों में पूछ रहा हूं, इन प्रत्ययों में किसमें अब निषेध रहेगा? अच्छा, तो इसमें 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 जो बोल रहे हैं ये इनमें हाँ, कित गित प्रत्यय पर होने पर निषेध कहा है, और कित बोला है और नित अपित। बोला है। हाँ, तो अपित प्रत्यय इसमें आ जाएगा। प्रत्यय। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अपित प्रत्यय पर होने पर किंगिति च से गुण निषेध हो जाएगा। जिस प्रकार आप समझ लीजिए, आपकी धातु है, आपकी जी धातु, नी धातु है, ठीक है, या फिर ले लेते हैं हम, धातु ले लेते हैं आपकी, सबसे पहले इण धातु ले लेते हैं। कौन सी धातु? इण। तो इण धातु हमने ले ली। इण धातु में इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा आपका? इण धातु है, इस प्रकार है, ठीक है। और इण धातु से आपने, ये इण धातु हमारी अदादि गण की है। किस गण की है? अदादि गण की है। तो इस कारण इसको क्या होगा, इसमें कोई विकरण लगा, शब्द विकरण लगा और शब्द क्या हो गया, लुक हो गया, ठीक है। अब इण धातु में इत संज्ञा कर दी तो क्या बचा? केवल ई बचा। तो सूत्र आया सार्वधातु का अर्ध धातु का योग हो। क्या कहता है, बोलेंगे अर्थ महोदय एक बार, कोई किसी को याद हो तो? एति हो जाएगा। अजंत अंग को, अजंत नहीं, इगंत। हाँ, इगंत अंग को गुण हो जाएगा। गुण प्राप्ति। तो इगंत है ये आपका, इसके अंतिम में ई है। तो मैं बताता कि अब ये बोलेंगे अंतिम में कहाँ है? आदि में है। ये जो ई है आपका, ये अंतिम में आदि कहाँ और है? अंत एक ही है उसको। एक ही है। बिल्कुल, जिस प्रकार बताया था कि देवदत्त इकलौती संतान, इकलौती इकलौती संतान, ज्येष्ठ है और छोटी कनिष्ठ। और बड़ी दोनों है, ठीक है। उसी प्रकार ये ई आपका आदि अच भी है और अंतिम भी है। तो ई अंतिम है तो ई को गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। अब यह बताइए निकुंज महोदय आप कि ए बन गया, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब वही धातु अब आगे गए हम, तो आया ई, ठीक है। अब ये बताइए यहां पर गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सार्वधातु कपित है। हाँ, सार्वधातु तो उधर का निषेध है, नीतिच से निषेध हो जाता है। हाँ, किंगिति च सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो तहा प्रत्यय है आपका अपित प्रत्यय है, और अपित प्रत्यय होने के कारण किंगिति च सूत्र के द्वारा, सार्वधातुकम अपित सूत्र के द्वारा ये अपित प्रत्यय ङितवत हो जाएगा, और ङितवत होने के कारण किंगिति च सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। अब निषेध हो गया तो ई को गुण नहीं होगा, तो क्या बनेगा रूप? इतः, इतः बनेगा, ठीक है, ठीक है, इतः, इतः बनेगा। अब हम चले गए, अब दोबारा आगे चले हम। अब ये दोबारा ई धातु, ई आपका दोबारा आएगा, क्यों? इन धातु है, हर प्रत्यय के साथ लगेगा, तो ई आया आपका, ई प्लस अंति हो गया, ठीक है। अब आपने सूत्र पढ़ा था, आपने क्या सूत्र था आपका? यहां पर गुण होना चाहिए सार्वधातु का अर्धातु, कैसे बताइए कोई? धातु अपित प्रत्यय है तो गुण नहीं होगा इससे, तो ई प्लस अंति ही रहेगा। तो अब क्या होगा, एक सूत्र आया आपका, ठीक है ना। तो वो सूत्र का नाम है आपका, यहां लिख देता हूं मैं ताकि
सूत्र का नाम है आपका, आप सभी लोग लिख लीजिएगा सूत्र का नाम, नहीं तो मैं एक बार प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, ये आपका सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाई योरी अंगु वंगौ। व्यो, इसलिए आप भ्रुवाई कह के वो रियंगु वंगौ, रियंगु वंगौ। ठीक है, तो इस सूत्र का ये कहता है सूत्र, इस सूत्र का अर्थ समझिएगा। ये कहता है कि श्नु प्रत्यांत, सबसे पहले बोला है ना श्नु, ठीक है, तो ये कहता है श्नु प्रत्यांत। अब ये कोई मेरे को ये बता सकता है कोई श्नु प्रत्यय कहाँ होता है? कोई बता सकता है श्नु प्रत्यय कहाँ होता है? स्वादिगण में होता है जी, स्वादिभ्यः श्नुः, स्वादिभ्यः श्नु। ठीक है, अब कह रहा है इवर्णांत, इवर्णांत, उवर्णांत और उवर्णांत। अभी केवल इतना समझिएगा, ठीक है, कोई अपने आप ही इस सूत्र का वो मत घटाने लग जाइए कि इसमें तो ये भी पढ़ा है, इसमें तो ये भी पढ़ा है। ठीक है, श्नु, इवर्णांत और उवर्णांत। और चलिए एक और पूरा ले लेते हैं, और भ्रू। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा इसमें। और भ्रू, इनको क्या होता है, इनसे अजादी अपित प्रत्यय पर होने पर इयंग होता है। क्या होता है? अजादी, अजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर इयंग। अभी ये आप लोगों के लिए नया है, इयंग और उवंग होता है। इयंग और उवंग आदेश आप लोग देख रहे होंगे कि माताजी की पुस्तक में ये सूत्र अंतिम में पढ़ा गया है। 6/4/77 241 में लिखा है। ये देखिए माताजी की पुस्तक में आपको दिखा देता हूं मैं। सूत्र का नाम ये है 6/4/77 ऊपर गया। 241 में ही आएगा। ये देखिए, ये है आपका, दिख रहा है आपको सभी को? तो क्या कहा है इसमें? विष्णु प्रत्यांत अंग, इवर्णांत उवर्णांत धातु और भ्रू रूप जो अंग, इन्हें इयंग और उवंग आदेश होता है। ठीक है, क्या बोला है? गुण निषेधक अजादी प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो क्या हो जाए? अजादी प्रत्यय बोलने। अब देखिए इस सूत्र ने कहा है केवल कि अजादी प्रत्यय पर होने पर। इसने ये बोला कि किसी ने, इसने कि पित हो कि अपित हो, नहीं बोला इसने, नहीं बोल। इसने बोला अजादी प्रत्यय पर होने पर। ठीक है, पर इसने एक चीज बोल दी, गुण निषेधक अपित। ऐसा गुण अजादी प्रत्यय हो कि जिसके परे होने पर गुण का निषेध हो गया हो। किसका निषेध हो गया हो? गुण का निषेध हो गया हो, तो उसको क्या होता है? इयंग और उवंग होता है। ठीक है, अब मैं इसको घटाता हूं, आप लोग देखिए। तो देख, अब आपकी धातु थी, आपकी मान लीजिए यहां ऊपर घटाते हैं तो ई आया, ई धातु है आपकी। अब ये धातु बताइए, ये इवर्णांत है कि उवर्णांत है? इवर्णांत। तो इवर्णांत आ गया, क्योंकि धातु सूत्र ने बोला है। क्या बोला है सूत्र ने? कि ये देखिए, दिख रहा है आपको? इवर्णांत उवर्ण श्नु प्रत्यांत
इवर्णांत, उवर्णांत और भ्रू रूप जो अंग, इन्हें इयंग और उवंग होता है। अब इयंग किसको होगा? जो इवर्णांत है उन्हें इयंग होगा, और जो उवर्णांत है उन्हें क्या होगा? उवंग होगा। ठीक है, कब होगा? गुण निषेधक आजादी प्रत्यय परे होने पर। अब ये देखिए, ये यहाँ ई है, ये इवर्णांत है, और इसके बाद में गुण निषेधक आजादी प्रत्यय है कि नहीं है? आजादी प्रत्यय है, और यहां पर गुण का निषेध हो चुका है। तो अब क्या है? ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा। तो ई के स्थान पे क्या कर दिया हमने? इयंग। आप यहां पर जो ई धातु है ना, आप इसको वो पढ़ लीजिए। हाँ, इयंग पढ़िए इसको, ई धातु थी, तो इसके ई के स्थान पे क्या हो गया आपका? इयंग हो गया आपका। ठीक है, अब स्थिति क्या हो गई आपकी? इयंग प्लस अंति। आपको स्पष्ट दिख रहा है सभी को? जी जी। अब इयंग प्लस अंति आपकी स्थिति हो गई। अब इयंग में क्या बचेगा? ङ की संज्ञा हो जाएगी, हाँ। और ये जो आ है आपका, ये आपका अनुनासिक है, तो इसकी उपदेशे जननासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तो बचेगा आपका केवल य बचेगा। इयंग में क्या बचेगा? इय, और उवंग में बचेगा उव। ठीक है, इयंग में क्या बचेगा? इय, और उवंग में बचेगा उव। तो इयंती इय प्लस अंति हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? इय प्लस अंति इयंती बन रहा था। तो इस सूत्र का अर्थ समझ में आया आप सभी को? आप सभी लोग ये मान लीजिए कि आपको कम से कम 10 सूत्रों में, आपको 10 सूत्रों को समझने से पहले आपको इस सूत्र का अर्थ समझना होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? 10 सूत्रों से समझने से पहले आपको ये समझना होगा। अब इसको बिल्कुल सिंपल समझिए कि आजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर इवर्णांत धातुओं को इयंग होगा और उवर्णांत धातुओं को उवंग होगा, और जो श्नु प्रत्यांत होंगे उनको क्या होगा? उवंग होगा। ठीक है, क्या होगा? एक बार किशोर महोदय बोलेंगे मैंने क्या बोला? तो रिपीट करना मुश्किल है। ठीक है, भरत महोदय आप रिपीट करिए। हाँ, अगर श्नु प्रत्ययांत आने पर अ वर्ण है तो उसको, आई मीन ई वर्ण है तो उसको इवंग हो जाए, इयंग हो जाएगा, और उ वर्ण है तो उवंग हो जाएगा। हाँ, इवर्ण नहीं ओ वर्ण है कहते तो उवंग हो जाएगा। आप इवर्णांत बोलिए। इवर्णांत, हाँ, हाँ, कि इवर्ण इवर्णांत है। अंतिम में हो, इवर्ण अंतिम में धातु हो, के अंत यदि में ई हो तो हाँ, उसे उसे इयंग हो जाएगा। इयंग हो जाएगा, और पुवर्णांत धातु हो तो उसे उवंग हो जाएगा। अब इसको एक बार मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, नहीं तो मेरे को लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा काफी लोगों को। ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। इसको यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ पर? हाँ, ये ठीक है। तो देखिए, श्नु प्रत्यांत जितनी भी होंगी, श्नु प्रत्यांत मतलब किसी भी धातु में श्नु प्रत्यय लग चुका होगा, तो श्नु प्रत्यय किसमें लगता है? स्वादिगण की धातुओं में। तो श्नु प्रत्यांत धातुओं को आजादी अपित प्रत्यय पर होने पर क्या होता है? उवंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए श्नु में उ है, इसलिए उवंग होगा। अब आई धातु आई इवर्णांत, इवर्णांत, तो इन्हें क्या होगा? इयंग। अब उवर्णांत धातु आई आपकी उवंग, इन्हें होगा उवंग। और भ्रू रूप जो आया भ्रू, इसको क्या होगा? उ है तो इसको क्या होगा? उवंग। उवंग। ठीक है, तो श्नु प्रत्यांत धातुओं को उवंग होगा, इवर्णांत को इयंग होगा, उवर्णांत को उवंग होगा, और भ्रू को उवंग होगा। अब कब होगा? तो आजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? कब होगा? आजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर। अब ले लेते हैं उवर्णांत में, उवर्णांत में उवंग नहीं, उवर्णांत में ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों शामिल होंगे। नहीं, देखिए, हाँ उवर्णांत बोला ना, उवर्ण बोल दिया जी। है।
यदि धातु आपकी दीर्घ उवर्ण है उसमें, मतलब कि हाँ चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, भ्रू ठीक है, दोनों समेटेगा। हाँ दोनों, इवर्णांत में भी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो दोनों लेंगे, उवर्णांत में भी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो क्योंकि दोनों लेंगे। ऊपर पहले एक थोड़ा डिफरेंट आया था ना, वो पहले वाले को ले रहा जी था, बिल्कुल बिल्कुल बात। इसलिए पूछा। अब श्नु प्रत्यांत में, श्नु में तो हमेशा ह्रस्व उ ही मिलेगा, नहीं। ठीक है, तो जी। इसमें दीर्घ उ मिलने का तो कोई सवाल है ही नहीं, ठीक नहीं। है। अब देखिए यहाँ ऊपर ना जाकर के यहीं पर समझा देता हूं। अब आपका क्या था, स्थिति क्या हो गई थी, ई प्लस अनपी, ये स्थिति हुई थी नहीं हुई थी? तो आपने देखा कि ई प्लस अनपी में तो ई आपका इवर्णांत है और इसके बाद में अजादि अपित प्रत्यय है, ठीक है। तो या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि गुण निषेधक अजादि प्रत्यय, क्या कह सकते हैं आप, दो बोल सकते हैं, या तो बोलिए अजादि अपित प्रत्यय है, या बोलिए कि गुण निषेधक अजादि प्रत्यय है। तो यहाँ गुण निषेध कर चुका है ये प्रत्यय, और कैसा है, अजादि है, इसलिए से गुण निषेधक अजादि प्रत्यय। अब दूसरा क्या कह सकते हैं कि अजादि अपित प्रत्यय है, क्योंकि अपित है इस कारण से गुण निषेध हो गया है। तो बात एक ही है, दोनों तरह से घुमा फिरा के बोल सकते हैं। तो अब क्या हो गया, इसको क्या होना चाहिए, इवर्णांत है और अजादि प्रत्यय, तो ई को क्या होना चाहिए, इयंग। इयंग में क्या होगा, इयंग में केवल कितना बचेगा, ये बचेगा, ये प्लस अंति हो रहा था, यह स्थिति हो रही थी। अब एक नया सूत्र आ गया आपका, इणो यण। क्या बोला, क्या सूत्र है आपका, इणो यण। ये जो मैंने इतना सब कुछ बताया ना आपको, ये केवल इस सूत्र को समझाने के लिए बताया मैंने, जो मैं पढ़ा रहा हूं अब, कि इण धातु को, इण धातु को, चलिए मैं इसमें लिख के बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको वैसे समझा देता हूं, और जब बात आएगी क्या कहते हैं लिखने की, तो मैं बाद में लिख के आप सबको शेयर कर दूंगा। ये दिख रहा है आपको सूत्र अब, 6 4 ये रहा, 81 ये जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इणो यण। हरिओम। हाँ जी, अब ये देखिए इणो यण सूत्र क्या कह रहा है, इण धातु के इकार को यण होता है, ठीक है, कब होता है, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर, या क्या ये भी कह सकते हैं कि अजादि अपित प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है। तो आपकी स्थिति क्या थी, ये इण धातु थी ना, इण धातु थी, तो इसके स्थान पर, इण धातु के स्थान पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता था, इयंग प्राप्त हो रहा था। फिर से सुनिएगा कि इण धातु के स्थान पर अचिष्णु धातु भ्रुवायोरी अंगुवंगो, इस सूत्र के द्वारा इयंग प्राप्त हो रहा था, पर सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने इयंग को रोकने के लिए कि इण धातु है, यदि ई आपका वो इण धातु का है तो उसके स्थान पे क्या हो जाए, यण हो जाए, और ई के स्थान पे यण होगा तो क्या होगा महोदय, ई के स्थान पर यण होगा तो क्या होगा, यांति यांति या हो जाएगा, ई के स्थान पे यण होगा तो या होगा, ठीक है ना, तो मिल जाएगा तो यंती बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, या फिर यण, आपको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले यंग प्राप्त हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि इवर्णांत धातु थी और उसके बाद में अपित। कुछ लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। मनीष महोदय, हाँ बोलिए आप। हम लोग आकारण कर रहे थे, वो इकारण में कैसे घुस गए वो समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊपर से आकारांत खत्म हो गया था ना महोदय, तो अभी इकारण चालू किया आपने, जी महोदय, इकारांत। हम लोग आकारण पूरा करके अभी इकारण क्यों कर रहे हैं आज, अस्तु इकारांत महोदय। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आपको ये देखिए, सामान्य बिल्कुल कुछ मत करिए, केवल जो भी इवर्णांत धातु है, जो भी इवर्णांत धातु है, ठीक है, अभी केवल इवर्ण इतना ही समझिए कि यदि आपकी धातु इवर्णांत है और उसके बाद में अजादि अपित प्रत्यय है तो उसको इयंग होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, इयंग होता है। तो अब सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने, उस सूत्र को रोकने के लिए क्या सूत्र बनाया, इणो यण।
यदि इण धातु का ई हो तो उसके स्थान पे यण हो जाए। तो देखिए इण धातु के इस स्थान पे यण हो गया तो क्या बन गया आपका यंती बन गया। ठीक है, समझ में आया महोदय आपको सभी को? हरिओम। हाँ समझ में आ रहा है सर, अभी थोड़ा हाँ। पढ़ने में टाइम लगेगा। ये देखिए देखिए आज काम पूरा करते हैं क्योंकि वो थोड़ा वो जो ऊपर जा रहा है अभी। महोदय मैं इसको पढ़ा देता हूँ, आपको जब ये पूरा अच्छा। पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जी। अब देखिए ई प्लस अंतिम में क्या हो गया, ई के स्थान पे या हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इणो यण सूत्र ने कहा कि इण धातु के इकार को यण होता है। अगर यह सूत्र नहीं करता, अगर यह सूत्र नहीं होता तो ई के स्थान पे क्या हो जाता महोदय? पूरी संख्या तो क्या यंग यंग हो जाता। यंग केवल होता। इतनी ही बात है, यंग, केवल यंग। इतनी ही बात है कि अगर यदि यह सूत्र नहीं होता तो ई के वर्णांत होने के कारण ई के स्थान पे क्या हो जाता? यंग हो जाता। यंग। पर यह सूत्र है, इस कारण से यंग ना होकर के ई के स्थान पे यण हो गया, तो ई के स्थान पे या हो गया। ठीक है केवल। अब ई में अगर यंग होता तो ये सूत्र पहले वाले की काट कर रहा है। बिल्कुल सही। ये आपको जो मैंने इसलिए मैंने कहा कि अचिष्णु धातु भ्रुवा योरी अंगुवंगो, यह सूत्र आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे के 10 सूत्र नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि जब तक आपको कोई कार्य करना नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसका निषेध कैसे कर सकते हैं? निषेध करने वाले सूत्रों को कैसे समझ सकते हैं? तो ये इण धातु इणो यण सूत्र है, ये क्या कर रहा है? यंग का अपवाद है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि इन यंग तथा उवंग आदेशों के जो अपवाद हैं उन्हें छोड़कर ही यंग उवंग आदेश हो सकते हैं। तो जब जो लोग अपवाद कर रहे हैं, मतलब जो लोग मना कर रहे हैं यंग उवंग करने के लिए, तो उन लोगों को छोड़कर ही तो यंग उवंग हो पाएगा। तो अतः पहले हम अचिष्णु धातु भ्रुवाई और यंग उवंग सूत्र से पहले होने वाले यंग उवंग आदेशों से अपवाद बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले अपवाद बता रहे हैं कि यंग उवंग इस सूत्र का अपवाद कौन कौन से हैं। तो पहले क्या बताया? इणोयण, कि इणोयण सूत्र के द्वारा इन धातु के स्थान पे यण होता है। अब आगे चलते हैं, ये वाला सूत्र क्या है? आपका दूसरा क्या है महोदय? यण यहाँ प्रत्याहार है या फिर यण एक पद है? यण प्रत्याहार है आपका। ठीक है, हरिओम। हरिओम। श्रूयते वा? हाँ हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखिए हाँ, सूत्र श्रूयते। आपका जी, आपका सूत्र आया एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, अब इसमें इन चीजों को समझना है। संयोग पूर्व को समझना है, अनेकाच को समझना है और इकारांत को समझना है। ठीक है, अब संयोग पूर्व मतलब समझते हैं सबसे पहले आप लोग? पूर्व माने क्या, किसे कहते हैं? नेहा माने जी। पहले वाला। पहले वाला। पूर्व माने पहले वाला। पहले वाला, पहले कह लीजिए, पहले। ठीक है, अब संयोग किसे कहते हैं? संधि हुई हो ऐसे संधि नहीं, संधि नहीं कह सकते। जोड़ा। हलो अनंतरा संयोग। जो अभी कहा पूजा जी ने कि हलो अनंतरा संयोग, इस सूत्र का एकदम से मैं छोटा सा अर्थ बता देता हूं कि जहां पर दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों, दो व्यंजन मतलब दो हल वर्ण एक साथ जुड़े हों, उसे संयोग कहते हैं। किसे कहते हैं? दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों। जैसे कि आपको उदाहरण में दिखा देते हैं, आसपास कहीं दिखा देते हैं, मिले दिखे तो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर र और न जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बीच में स्वरों का व्यवधान न हो। हाँ, ये भी कह सकते हैं, पर लेकिन इसको बहुत हल्के समझने के लिए केवल इतना बोल सकते हैं कि दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर र और न एक साथ जुड़े कि नहीं जुड़े हैं? र है और र के बाद में तुरंत रण आ गया। अब जैसे डॉक्टर रंजना जी ने बोला कि बीच में स्वरों का व्यवधान ना हो, तो र और न के बीच में कोई स्वर है क्या? नहीं है। इन दोनों मतलब कि व्यवधान ना होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में स्वर ना आए। व्यवधान माने बीच में ना आए, वो बाधा न डाले। ठीक है, तो र और न के बीच में संयोग नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। जी ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को कि जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाए तो अब संयोग समझ में आ गया आपको कि पूर्व में संयोग ना हो। अब बोल रहा है असंयोग पूर्व। क्या बोल रहा है?
असंयोग पूर्व। अब जो संयोग नहीं है वो क्या है, आपका असंयोग है। ठीक है, तो इसको दोनों को मैं आपको समझाता हूं। आपको ले लीजिए, ये आपको मैं एक मिनट देता हूं। ये जिहरी और प्लस आप ले लीजिए विभी। अब जिहरी और विभी ये आपको दो दिख रही है धातु। अब देखिए इन दोनों को मैं एक बार आनुपूर्वी क्रम से समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ज प्लस ई प्लस ह प्लस र प्लस ई। ठीक है, और नीचे अब चलते हैं, नीचे आनुपूर्वी क्रम से ब, क्या हो रहा है, ब, क्या हो रहा है यहाँ पर, ब प्लस ई प्लस भ प्लस ई। तो ये इसका आनुपूर्वी क्रम है। अब देखिए आप सभी लोग देखिए कि ये दोनों धातु, इन दोनों में से कौन सी धातु संयोग पूर्व है और कौन सी धातु असंयोग पूर्व है। ये देखिए यहाँ इस धातु में ये जो पहली धातु है आपकी जिहरी, इसमें ह और र इसका संयोग है कि नहीं है, ह और र का संयोग है। तो ये धातु हो गई आपकी, एक मिनट, एक अरे ये धातु हो गई आपकी संयोग, ये ह और र का संयोग हो गया। तो ये धातु है आपकी कैसी है, संयोग पूर्व। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इस धातु में आपको संयोग दिख रहा है क्या, इस धातु में संयोग नहीं दिख रहा है, तो संयोग नहीं है, तो इसका मतलब कैसे धातु, ये असंयोग पूर्व धातु है। कैसी है, असंयोग पूर्व, असंयोग पूर्व है। ये आपकी असंयोग पूर्व धातु है। ठीक है, तो आपको समझ में आया संयोग पूर्व कैसे कहते हैं और असंयोग पूर्व किसे कहते हैं महोदय, आपको समझ में आया। जी सर। यदि आपको धातु में दो व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं तो वो धातु है आपकी संयोग पूर्व, और यदि दो व्यंजन एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो वो आपकी धातु है असंयोग पूर्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो आपको इस सूत्र में पूर्व का क्या मतलब है यहाँ पर, पूर्व मतलब पहले, पहले। अब एक अभी देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अनेकाच बोला गया है, अनेकाच मतलब एक से ज्यादा अच होते हैं, एक से ज्यादा अच हो। अनेकाच माने एक से ज्यादा अच हो, तो उसे कहते हैं अनेकाच। अब ये देखिए दोनों दो धातु में लिखी है, ये दोनों धातु आपकी कहाँ गई, हाँ ये दोनों धातु है आपकी, ये दोनों अनेकाच है कि नहीं है, हाँ अनेकाच है। क्यों, क्योंकि इसमें दो अच है, एक से ज्यादा अनेक, एक से ज्यादा अनेक। तो इसको अगर वैसे बोला जाए तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसे कैसे मैं कहूं, आपको एक चीज सोच तो रहा हूं कि समझा दूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग समझिएगा, बहुत सामान्य चीज है, समास की है, नए तत्पुरुष समास है। तो देखिए आप किसी चीज का निषेध करते हैं ना, जैसे ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि आजादी है कि हलादी है, आजादी है, हलादी है, हलादी। हलादी है,
हलादी है। तो जब भी आपको हलादी वर्णों का आपको निषेध करना हो, हलादी वर्णों मतलब हर किसी शब्द में आपको निषेध करना हो और वो आपका क्या हो, आपका हलादी हो, ठीक है, तो आपको उसके पूर्व में आपको अ लगा देना है। क्या लगा देना है? अ। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अब ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, नहीं है वो। ठीक है। और ले लीजिए काल अकाल, संयोग ले लीजिए, संयोग। आपने संयोग, अभी हमारा संयोग का विषय चल रहा है, जैसे संयोग। अब संयोग आपका आजादी है कि हलादी है? हलादी है, इसको हलादी। बनाना है। तो अब इसका निषेध करना है कि मतलब जो संयोग नहीं है, तो पूर्व में कुछ नहीं करना है आपको, केवल अ लगा देना है। अब क्या हो गया? असंयोग, ठीक है। और भी आप और भी ले सकते हैं आप लोग किसी भी चीज को ले लीजिए। आप जैसे मेरे नाम को ले लीजिए, मेरा नाम मनीष है, तो अब जो मनीष नहीं है उसको बताने दो अमनीष। अमनीष, ठीक है। और ले लीजिए, सुर किसे कहते हैं? सुर। आजादी में आ नहीं जोड़ पाएंगे। अभी देखिए, अभी बताऊंगा मैं। अब देखिए सुर, हाँ, सुर। सुर माने क्या होता है? देवता, देवता। और जो देवता नहीं है असुर। उसके आगे क्या लगा दिया? अ लगा दिया, असुर बन गया आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको। तो सिद्ध असिद्ध, आपका जी सिद्ध असिद्ध, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। यदि आपका वो हलादी है तो आप उसमें क्या जोड़ सकते हैं? आप उसमें आ जोड़ दीजिए, उसका निषेध करना हो। सिद्ध, जो सिद्ध नहीं है वो क्या है? असिद्ध, ठीक है। अब चलते हैं, हलादी का तो पता लग गया, हलादी में क्या लगाना है आपको? अ लगाना है। अब चलते हैं आजादी में। ये थोड़ा अलग विषय है, पर लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा समझा दूं कि आपको बार बार ये क्या कहते हैं समझाने की जरूरत ना पड़े कि संयोग किसे कहते हैं, असंयोग किसे कहते हैं, मतलब ये। अब देखिए, अब अश्व है आपका, ठीक है। अभी बताइए अश्व कैसा है? ये आजादी। आजादी है, तो आजादी है तो आ नहीं लगेगा। क्या लगेगा निषेध में? अन लगाएंगे। अन लगेगा। अनश्व, अन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? अन लगाएंगे। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अनश्व, अनश्व, ठीक है। और आप और लगाइए एक। नश्वर, अनश्वर। हाँ नहीं, हाँ, वो तो अ हो गया। उपयोग अनुपयोग, अब ले लीजिए। औपचारिक, अनौपचारिक। हाँ, औपचारिक, औपचारिक, ठीक है। अब औपचारिक, अब ये औपचारिक आपका कैसा? आजादी है कि हलादी है? आजादी। तो आपको अन लगा देना है पूर्व में। क्या लगा देंगे? अन लगा दिया, और जब दोनों को जोड़ दिया तो आपका क्या हो गया? अनौपचारिक, ठीक है। अब जो मेन विषय है मैं उस पर आता हूं जी। आस्तिक का क्या हुआ? आस्तिक, आस्तिक का, ये देखिए आस्तिक का जो आप बोल रहे हैं नास्तिक बनता है, ठीक है। आस्तिक का नास्तिक बनता है, अदंत का अनदंत बनता है। देखिए, हाँ, अब देखिए नास्तिक जो है आपका एक सूत्र आता है, उसके कारण आपको वो विशेष है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ देते हैं, सामान्य समझा रहा हूं मैं भी। अब अदंत, अदंत माने जिसके अंतिम में ह्रस्व आ हो, ठीक है। अदंत किसे कहते हैं? जिसके अंतिम में ह्रस्व आ हो। अब जिसके अंतिम में ह्रस्व आ ना हो उसे क्या कहेंगे? अन जोड़ दीजिए केवल। अनदंत, समझ में आया आपको? अनदंत कैसे बनता है? अदंत और अनदंत में क्या अंतर है? अदंत माने जिसके अंतिम में ह्रस्व आ हो, और अनदंत माने जिसके अंतिम में ह्रस्व आ ना हो। अब मेन उस पर चलते हैं जो समझाना था मेरे को, जिसके लिए समझा रहा हूं मैं। एक मतलब क्या होता है? एक, और जिसमें एक ना हो उसे क्या कहेंगे? अन लगा दीजिए, कुछ नहीं करिए, अन लगा दीजिए और जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका? अनेक, ठीक है ना। अनेक बन गया आपका, ठीक है। अब यहां देखिए, अब अनेक बन गया। अब आपका जो सूत्र था उस सूत्र की शर्त को देखिए, असंयोग पूर्व हो और कैसा होना चाहिए? अनेक आच, मतलब उसमें एक आच नहीं
होना चाहिए। ऐसी जो इकारांत धातु उसके इकार को यण होता है। क्या होता है? इकार को यण होता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले इसमें तो दो इकार हैं। हाँ, तो देखिए मैं बता, हाँ उसके इकार को मतलब कि इकारांत धातु को है ना, इकारांत धातु हो तो इकारांत धातु हो और उसके इकार को, इकारांत धातु मतलब अंतिम वाले ई को ही हो। ठीक है, अब देखिए विभि धातु है आपकी, विभि प्लस अति। ठीक है महोदय, मैं इसी सूत्र को समझाऊंगा से केवल आज। ठीक है, और अगली कक्षा में फिर आगे का समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड विषय है। इसको समझ लिया आपने तो आपको बहुत आसानी से आगे आसानी होगी, अभी थोड़ा दिक्कत आएगी। अभी देखिए विविध धातु है आपकी, ये विविध धातु आपकी कैसी है? सबसे पहले इसकी शर्त घटाइए। सबसे पहले देखते, सबसे पहले हम इस सूत्र को न लगाते हैं, सबसे पहले हम मेन सूत्र को लगाते हैं कि ये सूत्र जिस सूत्र का अपवाद है, कौन से सूत्र का अपवाद है? अचिष्णु धातु भ्रूमाई योनि अंगम। उसकी शर्त क्या थी नूतन जी, आप बता सकती हैं? हाँ बोलिए। उसमें स्नु प्रत्ययांत नहीं, स्ना प्रत्यय। आप अभी स्नु प्रत्ययांत सब छोड़ दीजिए, केवल इवर्णांत बोलिए अभी। इवर्णांत उवर्णांत। हाँ, केवल इवर्णांत धातु को क्या होता है? इवर्णांत यंग होता है। यंग होता है। यंग होता है। कब होता है? आजादी प्रत्यय परे होने पर। आजादी प्रत्यय के परे होने। गुण निषेधक। हाँ, गुण निषेधक भी बोल सकते हैं अथवा आजादी अपित भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए निषेधक सरल पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अभी देखिए कि विभि धातु जो है आपकी, ये आपकी इवर्णांत है कि नहीं है? इवर्णांत है। और कैसा है? बाद में आजादी अपित प्रत्यय भी है। तो यहाँ पर असंयोग भी है। नहीं, अभी असंयोग का विषय नहीं है महोदया। अच्छा, अभी इसका विषय नहीं है। अभी क्या है, ये मैं अचिष्णु का बता रहा हूँ, अभी एकाचो का नहीं बता रहा हूं मैं, अभी अचिष्णु का बता रहा हूँ। तो विभि धातु आपकी वर्णांत है और बाद में आजादी अपित प्रत्यय है, अथा या फिर ये बोल लीजिए गुण निषेधक आजादी प्रत्यय है। तो ई के स्थान पे क्या होना चाहिए था? इयंग होना चाहिए था। तो विभि है तो विभि प्लस अति में क्या हो जाता? विभि प्लस अति में आपका ई के स्थान पे इयंग हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? इयंग। ई को अलग कर देते हैं, ई के स्थान पे इयंग हो जाता। यंग। तो इयंग में क्या बचता? केवल ई बचता। ऐसा हो जाता। ठीक है, पर तुरंत ऐसा हो जाता पर हुआ नहीं। क्या हो गया? अब देखिए धातु आपकी विभि थी। ठीक है, तो इसकी शर्त, सूत्र की शर्त क्या थी? असंयोग पूर्व हो। कैसा होना चाहिए? असंयोग। इसमें संयोग है क्या कहीं पर? नहीं। तो असंयोग पूर्व है कि नहीं है? असंयोग पूर्व है। पहली शर्त उसकी जो थी वो पूर्ण हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? अनेकाच है। अनेकाच है कि नहीं है? अनेकाच भी है। अब तीसरी शर्त थी इवर्णांत होना चाहिए। वो भी है। तो अब क्या बोला कि अगर ये तीनों शर्त घट जाती हैं तो अचिष्णु धातु आप नहीं लगाएंगे। अचिष्णु धातु मतलब इयंग नहीं करेंगे। क्या कर देंगे आप? ई के स्थान पे क्या कर देंगे? यण कर देंगे। ठीक है, यण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे जब यण हो जाएगा तो यह बिभ्यति। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र किसके अपवाद हैं? अचिष्णु धातु के। ये 6 सूत्र हैं। ये आपको इतना समझ में आया? एक और धातु में देख लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। अब आप देख लीजिए कि अब बेबी ले लेते हैं। बेबी, ये बेबी धातु है आपकी। अब बेबी प्लस लाए हम आपके लिए लाए अति प्रत्यय। ठीक है, अब ये बताइए अति प्रत्यय आपका आजादी अपित है। सबसे पहले मेन स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल मेन से। बेबी इकारांत है, इवर इगंत है।
तो साधातु का अर्धातु की ओर से गुण प्राप्त होता है, किंगिति चा से गुण का निषेध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अति आपका आजाद मतलब अपित प्रत्यय है, इस कारण से हो जाता है। ठीक है, अपित प्रत्यय में निषेध हो गया। फिर सूत्र आया अचिष्णु धातु भ्रुवा योरी अंगु अंगु। उसकी शर्त केवल क्या थी? इवर्णांत हो और बाद में अजादी अपित हो, तो क्या हो जाए? ई के स्थान पे इयंग हो जाए। पर तुरंत सूत्र आया, कौन आया? ए अनेकाचो संयोग पूर्वस्य। उसने कहा कि जो आपकी धातु है वह एक तो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले असंयोग पूर्व। असंयोग पूर्व है ये, अनेकाच होनी चाहिए, अनेकाच भी है, और इवर्णांत होनी चाहिए, वो भी है। तो तीनों शर्तें घट गई। तो आप क्या कर दोगे? ई के स्थान पर या कर देना है आपको। ई के स्थान पे या कर देंगे तो क्या बनेगा? बेव्यति। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं एक और सूत्र के लिए। सर आज अभी यहीं पर रखे क्या? एक महोदय एक सूत्र बता देता हूँ, वो आसान सूत्र है काफी। जी जी। देखिए उसको एक सूत्र छोड़ के बता देता हूँ। ये वर्ण और दीदी व्यक्तियों को ना बता करके दूसरा सूत्र बता देता हूँ। वो आपको, आप लोग बहुत उस चीज, उस क्रिया को तो हम सब लोग बहुत करते हैं और उस क्रिया के लिए यूज होता है वो। ठीक है, नहीं, शिंगः सार्वधातु के गुणः। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सारे पित्त अथवा अपित प्रत्यय परे होने पर शिंग धातु के इकार को गुण होता है। अब क्या बोल रहा है? ये किसका अपवाद है? ये किंगिति चा का अपवाद है। ठीक है, किसका अपवाद है महोदय? किंगिति चा का। ठीक है, और अगर मैं बहुत वैसे कहूं तो ये अचिष्णु धातु का भी अपवाद है। ये किंगिति चा का अपवाद कौन है? वो किंगिति चा का अपवाद है अचिष्णु धातु, और अचिष्णु धातु ये सूत्र है आपका अचिष्णु धातु का अपवाद है। ठीक है, तो कैसे क्या कह रहा है? ये सारे पित्त अपित प्रत्यय के परे होने पर शीन धातु वो गुण हो जाए। तो आपकी शी धातु है, अब चाहे उससे आप पित्त प्रत्यय लाओ चाहे अपित प्रत्यय लाओ तो उसको गुण हो जाएगा। अब देखिए, आप सबसे पहले क्या लाते हैं? ये शी धातु है आपकी, जो ये है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी है तो इससे कौन से प्रत्यय आएंगे महोदय? ते आत्मनेपदी। ते आते अते, ते आते अते। ठीक है, तो ये है आपके प्रत्यय। बाद में धातु आई आपकी शी। ठीक है, अब ते आपका कैसा प्रत्यय है? आपका हलादी। हलादी अपित। हलादी सार्वधातुक अपित। हलादी अपित है। अपित होने से क्या हो जाएगा? नित्वत हो जाएगा। तो शी धातु को यहाँ पर अपित प्रत्यय पर होने पर गुण निषेध था कि नहीं था? किंगिति चा से गुण निषेध था कि नहीं था? क्योंकि अपित प्रत्यय बाद में है और इवर्णांत धातु आपकी इगंत है और बाद में अपित प्रत्यय, तो किंगिति चा से गुण निषेध प्राप्त था। पर सूत्र ने कहा कि शी धातु को चाहे पित्त हो चाहे अपित हो, दोनों के परे होने पर गुण होता है। तो अब इसको शी धातु को गुण हो जाएगा। तो शेते, अब शेते हो गया। अब शेते किस लिए प्रयोग करते हैं आप? सोने के लिए। होने के लिए। तो इस क्रिया को हम बहुत प्रयोग करते हैं, पर ये प्रयोग, ये बनती कैसे है? तो ये किसके द्वारा बनती है? किस सूत्र के द्वारा? शिंगः सार्वधातु के गुणः। इस सूत्र के द्वारा ये आपकी धातु बनती है शेते। ठीक है, धातु होती शी, पर उसको चाहे पित्त हो चाहे अपित हो उसके परे होने पर गुण हो जाता है। इसलिए बस इतना समझा रहा था। और फिर आगे क्या बनता है महोदय? आपको रूप याद है इसके? किसी को याद है इसके रूप? शी धातु के सोने के लिए, कम से कम सोने की क्रिया, सोने की क्रिया करते हैं तो उसके रूप तो याद हो। शेते शयाते शेर। ठीक है ना? शयति होने से तो परस्मय पद हो गए। हाँ, तो शेते शयाते। अब धातु आई शे, अब शे हो गया, शी को गुण हो गया तो शे हो गया। ठीक है, शी था, शी को गुण हो गया तो क्या बन गया आपका? शे। अब शे के बाद में आते आया तो क्या करेंगे महोदय? एचो यवा या वह ए को अय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? शय। प्लस आते शयाते। ठीक है, अभी केवल इतना समझिए। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर रखते हैं। ठीक है,
वेवी का क्या किसी को, होता है? हाँ। वेव्यति का वेवी का आगे आएगा, नहीं, उसका मीनिंग क्या होता है? वेवी का देखना पड़ेगा मेरे को अभी। ओके। बोले सो सूत्र भी आया था ना, दीदी वेवी टाम करके, उसमें भी हाँ, आया था। दीदी आया वेवी था, टाम। आया था। जी जी। महोदय तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु आत्मनेपदी की है और कौन सी परस्मैपदी की? देखो, इसका विचार करने के लिए मैं थोड़ा बाद में समय लूंगा, क्योंकि इसके विचार करने के लिए आप अभी केवल या तो आप वो याद करिए, 2 सूत्र हैं इसमें। क्या है ना, इसको आपको समझने के लिए आपको उदात्त अनुदात्त का भी ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। पर लेकिन यदि आपको उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए केवल इतना याद रखिए कि माता जी की जो धातु पाठ में कौन सी धातु परस्मैपदी है, कौन सी धातु आत्मनेपदी है, या कौन सी धातु उभयपदी है, आपको दोनों वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है सुधा तुम्बे जी कुछ पूछ रही है, आप पूछ लीजिए एक बार तुरंत। सर मनीष सर, नमो नमः। नमो नमः। अभी आपने जो संप्रसारण सिखाया जी, उसमें जो वय धातु है व य, जी, उसमें व भी है और य भी है। तो जी, य के जगह में ई आता है, व के जगह में उ आता है। जी। तो फिर फाइनल क्या आता है? तो अब उ आएगा फाइनल, दीर्घ उ। मैंने आपको क्या कहा था, आपको याद होगा कि आप सभी लोग से एक निवेदन है कि आप ग्रहज्या इसमें जो केवल ज्या धातु है केवल उसको ही संप्रसारण करके देखें, अन्य धातु को संप्रसारण करके ना देखें। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है ना? तो इसको आपको बाद में बताया जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने आप सभी को कहा था पहले, आप सभी को याद होगा कि जब मैं पौधी नाम ह्रस्वा पढ़ा था तो उसमें ज्या धातु आई थी और आप लोगों ने कहा था कि ज्या धातु है और आप कह रहे हैं कि इसको ह्रस्व करने पर जी कैसे बनेगा। तो मैंने कहा था ना, आप धैर्य रखिए, आपको आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया ना, आज क्लियर हो गया आपका कि ज्या धातु को ह्रस्व होने पर जी कैसे होता है। ठीक है, किस कारण से होता है। ठीक है, आज की कक्षा यही देखते हैं। ठीक है सर, मनीष जी इसमें तो लगता है ऐसा है कि शब्द पहले पद निर्माण ऑलरेडी थे, बाद में उसको हाँ, कैसे लगाया गया, उसको एक एक करके शब्द पहले से ही निर्माण थे महोदय, शब्द पहले से ही निर्माण थे। उन शब्दों को निर्माण करने की प्रक्रिया कैसे बनाई जाए ये पाणिनि जी ने बढ़ाई। जिस प्रकार अब जैसे देख लीजिए, किसी व्यक्ति के एक हाथ में एक गैजेट दे दिया जाए, ठीक है, मतलब कोई भी एक यंत्र दे दिया जाए, तो अब उसको कहा जाए कि अब यंत्र उसके पास आ गया, अब वो ये सोच रहा है कि यार ये बना कैसे, ये जो हमें दिख रहा है मेरे को ये बना कैसे। अब वो अंदर खोलने लग गया, ये करने लग गया, ये ऐसे ऐसे करके। तो पाणिनि जी ने भी यही किया, उन्होंने देखे शब्द देखे, उन्होंने शब्दों को देखा। ठीक है, पहले से ही शब्द चले आते थे तो उन्होंने शब्दों को देखा, फिर उन्होंने सोचा कि ये शब्द ये बना हुआ है, अब इसको ये बना कैसे है, इसकी प्रक्रिया देखी उन्होंने। तो जब उन्हें देखने के बाद पता लगा तो उन्होंने ये बनाया कि मैं एक ऐसा शास्त्र बनाता हूं कि जो शब्द पहले से ही सिद्ध हैं इनको हमें बनाना आ जाए, ये बनते कैसे हैं। आगे जाके ये मान लीजिए कि वेविता बनता है, ठीक है, और आगे जाके भविष्य में क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। वो कहानी मैंने मतलब एक मैंने सुना था कि हमारे कॉलेज में एक लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया गया, कम से कम 15 लोगों को। एक के कान में कोई बात बोली गई, उससे बोला कि तुम अगले वाले के कान में भी ये बात बोलो, फिर उसने अगले वाले कान में बोली। जब वो बात 15 लोगों के कान में पहुंची, 15वें के कान में, तो वो जो बोला गया था वो नहीं निकला, कुछ अलग एक्स्ट्रा अर्थ निकल गया। तो ये मतलब क्या है कि ये जो आगे चीजें होती हैं, ये चीजें कभी घटती बढ़ती रहती हैं। तो कोई आगे जाकर कोई केवल वेविता ना बोल के केवल वेवी ना बोले, या आगे जाके कोई भविष्य में वेविता ना बोल के कोई वेविते बोलने लग गया, ऐसा ना बोले, या फिर कुछ भी अलग बोलने लगे, विविधता की जगह विवि भाव बोलने लग गया, ऐसा ना बोले। इसके लिए व्याकरण शास्त्र का बनाया गया, ताकि आप एक बार प्रक्रिया देखकर कोई बोले तो आप बोल दो गलत है, ये क्यों गलत है, आप व्याकरण के अनुसार ये बनता है, ऐसे बनता है। कोई बोलने लग गया, इसलिए एक धातु के लिए पर्टिकुलर दिया हुआ कि ये धातु में यही होगा, ये धातु में यही होगा। हाँ जी, अब कोई बोलने लग गया आगे चल के कि शीते, केवल लग गया शीते, सहबाल का शीते, आप बोले जी नहीं गलत है, शीते नहीं होगा, शेते होगा। वह क्यों होगा? और आपने बोला, वो बोलेगा कि शी धातु देखिए, शी धातु आपकी इकारांत है और उसके बाद में ते अपित प्रत्यय है, तो उसको क्या हो जाएगा, गुण निषेध हो जाएगा। गुण निषेध हो जाएगा तो शीते ही बनेगा। तो आप बोल देंगे नहीं,
आगे एक सूत्र है शींगः सार्वधातु के गुण, जो इस सींग धातु को गुण करने के लिए बोलता है। तो शी को शे हो जाएगा तो शेते हो जाएगा। तो यही एक व्याकरण शास्त्र है जो आपको मतलब शब्दों का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो शब्द तो पहले से ही थे, पाणिनि जी से पहले से ही थे शब्द, वरना बोलते कैसे पाणिनि जी लोग, आपस में बातें कैसे करते? ये उन्होंने जस्ट माला पिरो ही है सब। जी बिल्कुल, कैसे निर्माण होता है। मोदे वेद में तो शब्द ही है ना, वेद में तो शब्द ही है जी। वेद के विषय में ये है कि वेद को हम बोलते हैं भगवान की वाणी। ठीक है, तो भगवान की वाणी में भगवान ने अगर ये बोल दिया तो ये ही शुद्ध है, ये गलत नहीं है। तो वेद में जो शब्द होता है, चाहे वो आप व्याकरण की दृष्टि में, आप व्याकरण की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो तृतीया बहुवचन में क्या बनता है? तृतीया राम शब्द से तृतीया के बहुवचन में क्या बनता है? रामैहि बनता है। ठीक है, रामैहि ये बनता है। पर वेद में कहीं कहीं रामे भी आता है, ऐसे रामे भी ही, और वो तो आर्ष प्रयोग हो गया ना, है ना, वही आर्ष प्रयोग है। तो वाक्यम प्रमाणम, हाँ, तो क्या है कि ये आपका आर्ष प्रयोग है, इस कारण आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार पिछली कक्षा में पूर्व में पूछा गया था कि अक्षभ ही होगा कि अक्षभ्याम होगा या फिर अक्ष, तो उसमें अक्षभ ही है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः, पश्येम अक्षभिः, पश्येमाक्षभिः, क्षी भी नहीं है, क्षी नहीं है,क्षा है। ठीक है, हाँ महोदय, ये क्लियर हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही है कि आप ये कहेंगे कि इसमें तो द्वितीय वचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ये कह दें, केवल इतना कह दें कि भगवान की वाणी है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की वाणी है वो। तो और भी चीज होती है। शी को रते क्या लगा है? रते प्रत्यय जी, शी को रते भी लगाया है, वो प्रत्यय है कौन ये इसमें रामे भी में? नो, शी प्रत्यय, शी को धातु को रते भी लगाया है। रथे, हाँ शेरते। वो महोदय बात का विषय है, वो आपको जब शी धातु को पूरा सिद्ध करवाएंगे तब समझाऊंगा मैं आपको, नहीं तो अगर आपको समझना होगा तो मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा। ठीक है, नहीं तो जया की तरह हो जाएगा। ठीक सर, अभी आज की कक्षा को नहीं समाप्त रखते करते महोदय। ठीक जी, हाँ, तो किसी को कोई प्रश्न होगा तो जैसे हम लोग कहे थे कि भाई आप अपना ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, तो मनीष जी आपको प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। एक सबसे प्रार्थना थी कि अगर प्रश्न हो तो वही पूछें ग्रुप में, उसके अलावा जैसे कोई भी मतलब कि देखिए आपको हम सबको पता है कि कोई भी कोई कार्य करता है तो सब लोग उसको धन्यवाद साधुवाद देते हैं, पर क्या है कि साधुवाद देना अच्छी बात है, हाँ आप सब लोग दिल से देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप लिखते हैं तो हमारा क्या है कि एक भी मेरे व्हाट्सएप पे एक भी मैसेज आता है ना, तो मैं उसमें मैसेज को पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कृपया एक्स्ट्रा मैसेज मत करिएगा, जिसका जो प्रश्न हो वही पूछिएगा। ठीक है, और जो आप वैसे कोई कक्षा की जानकारी हो या फिर कोई हो आप ले सकते हैं, या भी आपको किसी को भी कोई बात हो तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, क्या है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को भेजेंगे, पर मेरे कारण आप और लोगों को भी मैसेज पहुंचते हैं और लोगों को भी दिक्कत होती है। किसी के कोई ऐसे हैं जिनके 100 ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, अब सभी ग्रुपों में ऐसे होता है तो फिर दिक्कत होती है आगे चल के। ठीक है, आपसे भी से प्रार्थना है। ठीक है, किशोर जी।